हेलो साथियों, नमस्कार। अपनी लास्ट शिफ्ट का पेपर आ चुका है भाई, पीडीएफ पहुंच चुकी है और ये चारों शिफ्ट संपन्न हुई और बड़े ही अच्छे तरीके से एनटीए ने पेपर कंडक्ट करवाया। बड़े ही अच्छे तरीके से पेपर हुआ है। चारों शिफ्टों में लेवल का कोई हम फर्क नहीं कह सकते, किसी भी बच्चे के साथ किसी भी शिफ्ट के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया। तो हम सराहना चाहेंगे एनटीए के इस तरीके को, बड़ा ही अच्छे तरीके से पेपर लिया गया। एचएसएससी और बाकी बोर्ड को इससे बहुत ज्यादा सीखना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर करवाया गया। तो बाकी बातें बाद में है साथियों, पहले जो क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व कर ले और देखें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। और मैथ्स का तो वही है भाई, पहली एक या दो टाइप से क्वेश्चन है और उन्हीं चैप्टर से है। चारों शिफ्ट में सभी जो चैप्टर हैं वो सेम ही हैं और टाइप भी वही है, तो कोई ज्यादा लेवल का फर्क नहीं है। तो देखो क्वेश्चन कैसे हैं। एक स्कूल में छात्रों और छात्राओं की संख्या का अनुपात कितना है? 4:5। छात्रों यानी कि जो लड़के हैं और छात्राएं, छात्राओं की जो संख्या का अनुपात है वो कितना है? और 4:5 है। ठीक है भाई। क्या हुआ? 100 छात्राएं स्कूल छोड़ देती हैं। 100 छात्राएं क्या हो गई? स्कूल छोड़ के चली गई। 100 लड़कियां स्कूल छोड़ के चली गई, तो यह अनुपात 6:7 हो जाता है। तो एक बात देखो, छात्राएं स्कूल छोड़ के चली गई हैं, लड़कियां स्कूल छोड़ के चली गई हैं, लेकिन लड़के तो पहले जितने थे उतना ही अब होनी चाहिए। यानी कि जो लड़कों की रेशो है वो पहले जितनी थी वो उतनी अब होनी चाहिए। पहले कितनी है भाई? 3। अब कितनी है? 1। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए? सेम। तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो 4 और 6 को कहां सेम कर लोगे? 12 पे। तो इसको 12 बनाने के लिए गुणा में 3 और इसको 12 बनाने के लिए गुणा में 2। तो इधर गुणा 3 गुणा 2। तो लड़के यानी कि छात्र पहले कितने थे? 12 और 5 दिए 15। लड़कियां कितनी थी? 15। छात्र लड़के अब भी कितने हैं? 12, क्योंकि 6 दूनी 12 और लड़कियां 7 दूनी 14। तो लड़कियां पहले 15 थी, अब रह गई 14। तो कितनी लड़कियां चली गई? 1 यूनिट चली गई। और वो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 100 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है, तो बताइए स्कूल में छात्र कितने यानी कि लड़के कितने हैं? लड़के कितने यूनिट है भाई? 12 यूनिट। पहले भी 12 और अब भी 12। अब इस क्वेश्चन में 1 यूनिट का मान कितना है? 100। तो 12 यूनिट कितना होगा? 12 गुणा में 100, यानी कि उस स्कूल में जो लड़के हैं छात्र हैं वो कितने हैं? 1200 हैं। अपना ऑप्शन है यहाँ पर 1200, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी का 10%, a प्लस बी का मतलब गुणा 10% मतलब बटे 100 बराबर है a माइनस बी का 50%। ये सिंपल है क्वेश्चन, पहली टाइप से, प्रतिशत की पहली टाइप से सिंपल है क्वेश्चन पूछा गया। 50% के बराबर है। a अनुपात में b बताओ। देखो भाई 100 से 100 कैंसिल, 0 से यहाँ 0 कैंसिल, यहाँ कितना बचा? a प्लस बी। उधर कितना? 5 1 5 की गुणा हो जाएगी ना अंदर, माइनस के 5 b। a उधर ले आओ, b को इधर ले आओ, यानी कि कितना? 6b बराबर है 4a और a बटे b 6/4 यानी कि 3/2 और a बटे b यानी कि a अनुपात में b 3/2 यानी कि 3:2। तो 3:2 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सिंपल है क्वेश्चन था बिल्कुल। कोई राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए कोई राशि 100 थी और कितनी हो गई? दोगुनी, यानी कि 200 हो गई। राशि 100 से 200 होगी, इसका मतलब उसके ऊपर ब्याज कितना मिला होगा? उसके ऊपर ब्याज 100 मिला होगा, राइट है ना। और राशि कितनी? 100 या p है, 2p होगी, ब्याज कितना मिला? p। दर बताओ, समय कितना? 10। हमें पता भाई, देखो ये ब्याज, साधारण ब्याज कितना मिला? 100। किस पे मिला? 100 पे। कितने वर्षों मिला? 10 में। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है, बटे में 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो बराबर ब्याज ये दे रखा है। 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% है। साधारण ब्याज का सिंपल हा क्वेश्चन आया, कितने परसेंट? 10%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 50 संख्याओं को औसत 38 है, दो संख्याएं 45 और 55 को हटा दिया जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखो 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38। 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो उनका जोड़ कितना होगा? 50 गुणा में 38। औसत होता आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या बराबर औसत, तो गुणा में हो जाएगा जाके। और ये गुणा कराओगे तो 0 5 8 40 की 0 5 3 15 और 4 19, तो जोड़ कितना हो जाएगा? 1900। तो 50 संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? 38 से गुणा करा के 1900। दो संख्याएं, एक 45 और एक 55 को हटा दिया गया,
45 और 55 को हटा दिया गया, मतलब 55 प्लस 45 यानी कि कुल कितने आंकड़ों को घटा दिया गया, 100 को, एक 55 का एक 45 का। तो इसमें से 100 के 2 आंकड़े घट गए तो जोड़ कितना बच गया, 1800। तो अब कह रहा है बाकी बची हुई संख्याओं का औसत क्या है, औसत होता है आंकड़ों का जोड़, जोड़ कितना बचा हुआ है 1800 बटे में आंकड़ों की संख्या 50 आंकड़े थे, 2 चले गए तो कितने बच गए भाई, 48 बच गए। तो आंकड़ों का जोड़ बटे में आंकड़ों की संख्या। चलो ये काटते हैं, चौकी चौकी 16, 4 पंजा 20, 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0, 3 चौके 12, 2 पे काटेंगे, ये 75 और ये 2 दूनी 4, 75 बटे 2 यानी कि 37.5। तो बची हुई संख्याएं हैं उनका औसत कितना हो जाएगा, 37.5, यानी कि ये 3 नंबर आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में, एक व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में, उसके पिता उसी कार्य को 20 दिन में, उसके पिता 20 दिन में भाई, जबकि उसका बेटा उसे 25 दिन में, उसका बेटा 25 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर लेंगे। तो देखो 15, 20, 25 से भाग होने वाली संख्या, ऐसी संख्या जो 15 से भाग हो जाए, 20 से भी और 25 से भी, तो ऐसी संख्या होगी भाई मेरे ख्याल से जाके कितनी, 150। 150 को 15 कितने में काट देगा, 10 पे, और 20 कितने में काटेगा, 7.5 पे, ठीक है ना, और यहीं से ले लेंगे। और ये जो 25 है ये कितने में काटेगा, 25 काटेगा इसको 6 पे, राइट है। तो तीनों मिलकर अब एक दिन में कितना करेंगे। यदि ये पॉइंट से बचाना हो तो यहाँ आप 300 लिख सकते हो, 300 से आसानी हो जाएगी, लेकिन यहाँ से भी हम निकाल देंगे कितना, 17.5 यानी कि कितना, 23.5। ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 23.5। करवाना कितना इनसे तीनों से, 150। तो 150 बटे में 23.5 बटे में कितना आएगा, 10, 10 घूम के कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर, और 5 चौका 20 और 5 सता 35, ठीक है ना, 5 चौका 20, 5 सता 35, 5 दूनी 10। अब ये बच गया कितना, 300 बटे में 47, कितना, 300 बटे में 47। तो 300 बटे में 47, अब 47 तो कुछ संख्या से कटता नहीं, तो डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट करोगे तो 300 को भाग दोगे किससे, 47 से, तो लगभग कितने में जाएगा, ये लगभग जाएगा, ये पास में जाना है तो 6 से 42, 6 चौका 24, 6 पे चले, 6 पे चले तो 6 स्तंभ 42 और 6 चौका 24 और 4 28, ठीक है ना, कितना बच जाएगा, 8 1, ठीक है, 8 1 यानी कि कितना, पूरे दिन कितने, 6, शेष कितना आया 18, और बाकी से दे रहे हो 47 से, यानी कि 6 से ही 18 बटे 47, 6 से 18 बटे 47, तो लगभग आपको कितना हो जाएगा, 6.4। तो ये लगभग में दे रखा है, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, पहली टाइप से क्वेश्चन था ये भी। 8000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 9261 रुपए हो जाएगी, यदि ब्याज का संयोजन क्या हो, 6 माही हो। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी था, सेम क्वेश्चन है भाई, ये पहली शिफ्ट में भी था, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट करके इन्होंने दे रखा था, बात वही है, ठीक है। 8000 रुपए कितने हो गए, 9261, और ये सुबह वाली शिफ्ट में भी था, लेकिन वो ब्याज का संयोजन 6 माही नहीं हो रहा था, तो वार्षिक हो रहा था। तो 8000 रुपए 9261 हो जाएंगे, तो इस सीधी सा मतलब है कि कितना ब्याज मिलेगा, 1261। लेकिन ब्याज का संयोजन कैसे हो रहा है, 6 माही हो रहा है, पूरे साल में ब्याज कितने % मिल रहा है, 10%, तो 6 महीने में कितना मिलेगा, 5%। और ब्याज किस पे लेना, 8000 पे, तो 8000 लिख लेते हैं। अब संयोजन 6 महीने पे हो रहा है, तो ब्रांच भी 6 महीने की बनेगी, तो हम लगभग 6 महीने की ब्रांच 3 बना लेंगे, और पूरे साल पे 10% ब्याज मिल रहा है, तो 6 महीने पे 5% मिलेगा, तो 5% कितना हो गया भाई, 400, 5% 400, 5% 400, तो 1200 तो ये हो गए। अब इस पे 6 महीने का ब्याज मिलेगा 5%, इसका कितना हो जाएगा 20, और ये 820 पे 5% मिलेगा, कितना हो जाएगा 41। तो टोटल यदि जब हम ब्याज देखते हैं तो ये टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 1261 ही ब्याज चाहिए था। तो 6 महीने कितने लगे, 6 महीने 6 महीने 2 3, यानी कि 6 महीने 1 साल 1.5 साल, तो कितने वर्ष, 1.5 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके ना, पूरे साल में 10%, तो 6 महीने में कितना मिलेगा, 5%।
तीन विभिन्न संख्याओं का जो एलसीएम है 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका एचसीएफ नहीं हो सकती? भाई साथियों एचसीएफ है ना, एलसीएम को पूरा पूरा भाग देता है हमेशा। किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो किन्हीं संख्याओं का जो एलसीएम है वो 120 दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है कौन उनका एचसीएफ नहीं हो सकता? वही संख्या उनका एचसीएफ नहीं हो सकती जो 120 को पूरा पूरा भाग नहीं देगी। अब 8 पूरा पूरा भाग दे रहा है, 12 दे रहा है, 24 दे रहा है, 35 नहीं दे रहा, तो 35 आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ से हमेशा कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन दे रखा भाई, 14 गुणा में 627 भाग में 1089 बराबर है x क्यूब प्लस 141, और हमें x का मान निकालना है। तो पहले भाग होगा, 1089 का स्क्वायर रूट खोलेंगे, कितना हो जाएगा 33। तो ये कितना हो गया 14, 627 भाग देना पड़ेगा 33 से, बराबर x क्यूब प्लस में 141। अब 11 में काटेंगे, 11 पंजे 55, 11 23 73, 11 तिया 33, और 3 इसको 3 एकम 3 3 नियम 27। और फिर क्या करोगे 19 गुणा में 14 करो, तो 4 निमा 36, 4 एकम 4 और 3 7, और ये कितना 9 1 6 6 2 266 भाई। तो 266 बराबर है x क्यूब प्लस के 141। 141 इधर आके माइनस माइनस होंगे 5 2 1, तो 125 बराबर है x क्यूब। तो किसका क्यूब 125 है? तो 5 का क्यूब 125 है। तो यहां से आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ही कैलकुलेशन थी कि ये 3 कारों की गति का अनुपात, गति का अनुपात यानी कि चाल का अनुपात, स्पीड का अनुपात, जो स्पीड की रेशो है वो कितनी दे रखी है 2 3 4। तो इन कारों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात, समान दूरी को, समय चाल का उल्टा होता है। स्पीड ज्यादा तो टाइम लगेगा कम, स्पीड कम टाइम ज्यादा। तो समय का स्पीड का रेशो दे रखा है और हमें रेशो किसका निकालना है? समय का। समय स्पीड का उल्टा होगा, तो इसको उल्टा कर दो, 1/2 अनुपात में 1/3 अनुपात में 1/4। और उल्टी रेशो को सोल्व कैसे करना है मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। ये चीज 2 3 4 से भाग होने वाली संख्या 12, तो सबकी 12 से गुणा करा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना भाई 6, ये कितना 4, और ये कितना 3, 6 4 3 6 4 3 6 4 3 आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट भाई, 2 प्रकार के चावल हैं, एक है 28.8 रुपए वाले और एक है 22.8 रुपए वाले, और जो मिश्रण तैयार करना है और तैयार करना है 25.2 रुपए किलो वाला। तो बताओ किस अनुपात में? तो आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दोगे। तो यहाँ क्या करना भाई, आपको 25.2 में से माइनस करना है क्या 22.8। तो ये कितना बचेगा 4 4 बच गया 2, ठीक है ना। तो ये तो कितना आया 2.4, और ये डिफरेंस करोगे 28.8 और 25.2, तो ये कितना बच गया 6, और ये कितना बच गया 3, तो 3.6। इनका अनुपात निकालोगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। क्या अनुपात आ जाएगा 2:3। 2:3 है, यही आपका आंसर है। सरलीकरण मिश्रण चैप्टर से सिंपल है क्वेश्चन आपके सामने था। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और मेंसुरेशन से है। क्या कह रहा है, आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाए, पिघलाकर शंकु बनाए जाए जिनकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। आधार की त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। तो ध्यान रहे 1 मिलीमीटर मतलब 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। बाकी सारी चीजें सेंटीमीटर में हैं, लेकिन जो इसकी आधार की त्रिज्या मिलीमीटर में दे रखी है, ये आपको पजल करने की कोशिश थी। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपने 1/10 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है साथियों, बाकी तो हमें सिर्फ आयतन का पता होना चाहिए। बेलन का आयतन क्या होता है πr² h, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² h। तो बड़े बेलन के आयतन को छोटे शंकु के आयतन से डिवाइड कर देना, अपने आप ही संख्या आ जाएगी। तो भाई उसका आयतन πr², r कितना दे दिया 3, तो 3 गुणा 3 h कितना दे दिया 5। ओके, डिवाइडेड बाय शंकु का आयतन 1/3 पाई
आर, आर कितना, ऊंचाई तो एक है, त्रिज्या 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मतलब 1/10 गुणा 1/10 पाई आर स्क्वायर। एच, एच कितना 1, ठीक है। पाई से पाई कैंसल, जो ये 3 है ये भी घूम के कहां चला जाएगा, ऊपर। तो हो गया, बस ये तो 1 है, और ये 2 10 हैं, ये भी कहां चले जाएंगे, 100 के रूप में ऊपर चले जाएंगे, सारे कैंसल। तो ये कितना हो गया भाई, 3 पंजे 15 और ये 9, 15 निमा 135, 135 और 100 ये, तो 13,500, 13,500 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बस इसमें इस बात का ध्यान रखना था हमें, ठीक है भाई। 1 मिलीमीटर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है, ठीक है साथियों। चलो सिंपल ही बात थी, आगे बढ़ते हैं। यानी कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ए ने 63,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। भाई ए ने कितने रुपए लगाए, 63,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ कर लिया। कुछ समय के बाद बी आ गया, बी कितने रुपए लेके आया, बी रुपए लेके आया भाई 1,08,000, ठीक है। 1,08,000 रुपए लगाकर बी व्यापार में शामिल हो गया। एक वर्ष के अंत में लाभ को बराबर बराबर बांट लिया। एक वर्ष तक का व्यापार हुआ, एक वर्ष तक का व्यापार हुआ है, मतलब एक रुपए तो 12 के 12 महीने लगे हैं। लेकिन एक कुछ टाइम के लिए आया था, कुछ टाइम के बाद आया था, हमें नहीं पता कितने महीनों के बाद आया था। हमने बस इतना मान लिया कि जो बी आया वो उसने जो रुपए लगाए वो एम महीने लगाए, क्योंकि आपको पता है जब साझेदारी हम निकालेंगे और लाभ जो बंटेगा, लाभ इन्वेस्टमेंट के अनुपात में बढ़ता है। लाभ होता है लगाए गए रुपए पूंजी गुणा में समय। अब ए की पूंजी तो 12 के 12 महीने लगी, हमने मान लिया बी की पूंजी एम महीने लगी। बी की पूंजी कितने महीने लगी, एम महीने लगी। तो ये हो गया ए का इन्वेस्टमेंट और ये हो गया बी का इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात, और लाभ को कैसे बांट लिया उन्होंने, बराबर बराबर बांट लिया। बराबर बराबर बांटना मतलब लाभ का अनुपात क्या होना, 1:1 होना। तो साथियों भाई हमने m की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले तो देखो 3 0 से 3 0 कैंसल, ओके। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छिके 18, 12 तिया 36, और ये इसको कितने में काट देगा, 7 पे। तो क्या बचा, 7/m बराबर है 1/1। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यानी कि जो b है वो व्यापार में कितने महीने रहा, 7 महीने रहा। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो कितने महीनों के बाद बी ने साझेदारी की। बी व्यापार में 7 महीने रहा और व्यापार था 12 महीनों का, तो 12 महीनों का व्यापार था और रहा 7 महीने। तो कितने महीने के बाद आया, 5 महीने के बाद आया। 5 महीने खत्म हो चुके थे तब आया। 7 ही महीने व्यापार किया तो 5 महीने तो नहीं किया ना। तो कितने महीनों के बाद, 5 महीनों के बाद। तो यहां आंसर आपका कितना हो जाएगा, 5। ओके, अंक दे रखे भाई कितना, 4 0 3 7। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी संख्या है, बड़ा नंबर आगे होगा तो 7, फिर कितना 4, फिर कितना 3, फिर कितना 0, 7430। 7430 देख लो कौन से ऑप्शन में है, इनमें है ही नहीं, तो ये डायरेक्ट हो गया आपका। ओके है, क्लियर भाई। तो ये सबसे बड़ी होगी और ये सबसे छोटी होगी। आप बात करो, ये कोई लंबी चौड़ी गाड़ी है नहीं इसमें। तो अरे इसने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपए में खरीदा, कितने में, 4700 में, और इसकी मरम्मत पे 800 रुपए लगाए। तो मरम्मत भी क्रय मूल्य में जुड़ेगी, तो कितने का हो गया, 5500 का आ गया उसके घर। कितने का बेच दिया, 5800 का। कितना लाभ कमाया, 300 का। किस पे कमाया, 5500 पे। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत मिला लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, ठीक है भाई। 2 0 से 2 0 कैंसल, 5 पे काटेंगे, 5 का 30, 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अच्छा 60/11, 60/11, 11 पंजे 55, शेष बच गया 5/11। 5 सही 5/11% का प्रॉफिट हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, लाभ हानि से पहली टाइप से क्वेश्चन। चारों शिफ्ट चली गई है, टाइप पहली या दूसरी आ रही है, कोई भी चैप्टर हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। आयत की चौड़ाई ब्रैथ हमने बी मान ली, राइट है ना, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई बी है तो फिर लंबाई क्या है, चौड़ाई का से 15% अधिक, 15% अधिक, तो लंबाई कितनी हुई इसका, 115%। यदि लंबाई क्या है, बी है, चौड़ाई से 15% अधिक है, इससे 15% अधिक, तो 115/100 होगी ना लंबाई।
ठीक है, लंबाई से 15% अधिक, तो यानी कि इसका 115%। तो ये है भाई चौड़ाई और ये है लंबाई, और इन दोनों की गुणा क्या होगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 460। तो 5 पे काटेंगे ये 23, और ये कितना 20, और ये इसको काट देगा 2 20, 20 उधर चला जाएगा, इधर क्या हो गया b गुणा b यानी b स्क्वायर यानी कि 400। तो b का मान कितना आया 20। हमसे क्या पूछ रहा है, चौड़ाई। चौड़ाई पूछ रहा है तो 20 ये रहा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट। तो भी साथियों ये थे आपके लास्ट की शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन। क्लियर है, 15 क्वेश्चन। जैसे ही हम 4 शिफ्ट देख पा रहे हैं, कोई भी चैप्टर है जिन चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन आ रहा है, पहली टाइप दूसरी टाइप, पहली टाइप दूसरी टाइप, ऐसे हम शुरुआत में जैसे इंट्रोडक्शन करते हैं उसी में खत्म कर देते हैं जो ये क्वेश्चन पूछे गए। इनमें कुछ ज्यादा हम कहें कि दम वाली बात है, कोई दम वाली बात नहीं है। और हम एनटीए की, जैसे कि मैं वीडियो की शुरुआत में ही कह रहा था, एनटीए की हम सराहना करते हैं कि इतने अच्छे से चारों शिफ्ट को कंडक्ट करवाया, लेवल का बड़ा ध्यान रखा, कोई भेदभाव नहीं होने दिया बच्चों में। तो बच्चों बड़े अच्छे तरीके से पेपर कंडक्ट करवाया गया है, बड़े अच्छे तरीके से इसका रिजल्ट बनेगा। और जहां तक हमारा मानना है, जो बच्चा 70+ करता हुआ इसमें चला जाएगा वो सेफ जोन में जाता रहेगा। और रिजर्व में यदि 65+ आप स्कोर कर रहे हो, 62-63+ स्कोर कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में जाते रहोगे। राइट है भाई, आशा करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ होगा। आपने जो पढ़ाई की है, देखो भाई अब यहाँ तो कुछ वो बात थी ही नहीं कि आपका पढ़ा हुआ नहीं आया या फिर आपको लक को बहुत जरूरत थी। यदि आपने आराम से बैठ के एक एक चीज समझी है, जो आपको नोबल की तो मैं बात करूं, जो आपको पढ़ाया गया उसका यदि आपको 30% भी ध्यान था, तो यहाँ से आपके सिलेक्शन के क्वेश्चन रेडी है। क्योंकि पहली टाइप से नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे थे प्रत्येक सब्जेक्ट से, और जैसे ही आप आओगे क्लास में तो आपके नोट से हम फटाफट टिक करवाएंगे 85 से ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तो बड़े आराम से आपके क्वेश्चन सोल्व हो गए होंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये परिणाम होगा आपका, और आपको सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। लेकिन साथियों वही मैं कहना चाह रहा हूँ फिर से दोबारा से, हर सॉल्यूशन में जो बोला है, यही हमें नहीं रुकना, हमें आगे बढ़ना है और आगे की तैयारी हमें जारी रखनी है। तो 25 अक्टूबर से फिर से अपना एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एसएससी, आरआरबी एंड एचएसएससी। बी ग्रुप लेवल पेपर है उनके लिए, सी ग्रुप लेवल पेपर है उनके लिए। और आपके लिए एक खास खबर है, 6000 वैकेंसी हरियाणा पुलिस की और आने वाली हैं। उनकी तैयारी में हमें जुट जाना है, आपने एक दिन भी वेस्ट नहीं करना। आपकी जो लैब बनी हुई है उस लैब में हमें आगे बढ़ना है। ठीक है साथियों, ओके है, आपका परिणाम बहुत अच्छा आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और नौकरियों की यहाँ से जड़ी हम लगाने वाले हैं। ठीक है साथियों, ओके, आज के लिए इतना काफी है। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं जल्दी ही अपनी क्लासेस में। ओके, 25 अक्टूबर को सभी पहुंच जाइएगा, और कल भी 23 अक्टूबर को भी अपनी क्लास लगेगी। 24 अक्टूबर का दशहरा है, तो 23 को कल से स्टार्ट हो जाएंगी अपनी क्लासेस। ओके है ना, फिर से बेहतरीन तरीके से डी ग्रुप तो हमने उड़ा दिया, तो ऐसे ही फिर कोशिश करते हैं सी ग्रुप के लिए और बी ग्रुप के लिए। अब सेंटर के एग्जाम को भी टारगेट करेंगे, और हरियाणा पुलिस का जो अब एग्जाम आएगा उसको भी टारगेट करेंगे। ठीक है, बने रहें। इलेक्शन है 2024 में, बहुत सारी वैकेंसी होनी है सेंटर में भी और हरियाणा में भी। इस साल या अगले साल के हाफ तक आपको नौकरी लेनी ही लेनी है। ओके साथियों, नोबल के सभी एक्सपर्ट टीचर आपके साथ हैं। नोबल का पूरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद, और हमने जो मेहनत की है वो आपके साथ है साथियों। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।